गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम देखेंगे अवतल दर्पणों के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग, साथ साथ में इन दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, आवर्धन और दर्पण सूत्र, इन टॉपिक्स का इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बने थे उनके किरण आरेख और उत्तल दर्पण के थे किरण आरेख। तो आओ शुरू करते हैं। वैसे हम इसको पहले देख चुके हैं लेकिन रिवाइज हो जाएगा, इसलिए हम इसको दोबारा देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन है, अगर वस्तु अनंत पर रखी हो, अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसमें हम अच्छे से देख सकते हैं कि वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर, कि प्रकाश की मुख्य समानांतर आती है, फोकस से गुजरती है। जहाँ पर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करेंगे वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु अनंत पर रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर। इसी प्रकार से जब वस्तु सी से परे रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मुख्य समानांतर किरण आई, फोकस से निकली और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से निकलती है, वापस परावर्तित होकर वक्रता केंद्र पर चली जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जो गुजर जाती है। तो इस प्रकार जो आपस में किरणें प्रतिच्छेदित करेंगे वो सी और एफ के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु के प्रतिबिंब से छोटा और उल्टा। जो उल्टा होगा वह कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा, वस्तु के आकार से छोटा और वास्तविक और उल्टा होता है। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट। पहले वस्तु अनंत पे थी, फिर सी से परे आई, अब वस्तु कहाँ आई, सी पर। तो इस पोजीशन में देखते हैं वस्तु कहाँ पर आई, सी पर आती है। वस्तु सी पे रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब बनता है सी पर ही बनता है। कैसे बनता है देखते हैं। मुख्य समानांतर किरण आ रही है, फोकस से निकल गई, दूसरी किरण कहाँ से आ रही है, फोकस से निकल रही है और मुख्य से समानांतर जा रही है। थोड़ा ध्यान देना बेटा, एक तो मुख्य से समानांतर आती है और फोकस से निकलती है, दूसरी फोकस पर आती है और मुख्य से समानांतर गुजर जाती है परावर्तित होने के बाद में। तो इस प्रकार से जो दोनों किरणें आपस में काटती हैं वो बिंदु होता है यहाँ पर सी पर ही। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सी पर ही बनता है, उल्टा होता है और वस्तु के आकार के समान होता है। तो वस्तु के आकार के समान होता है और उल्टे वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा वास्तविक। तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के समान सी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इसमें अगर वस्तु सी और एफ के बीच में रखी है, वस्तु सी और एफ के बीच में रखी है तो हम देखते हैं पहली किरण जाएगी मुख्य से समानांतर गई और फोकस से निकल गई, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गई और परावर्तित होकर वापस इसी पथ पर वापस गुजर गई। तो जो किरण आपस में काटती हैं वो यहाँ पर कटता है इनका, और इसलिए इसका जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, सी से परे। कहाँ होता है, सी से परे। वस्तु का आकार कैसा, छोटा है, प्रतिबिंब का आकार बड़ा है। वस्तु से प्रतिबिंब का आकार विवर्धित होने के साथ साथ उल्टा है और वास्तविक है, और प्रतिबिंब की स्थिति सी से परे बनती है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसकी। वस्तु फोकस पे रखी है, वस्तु कहाँ रखी है, फोकस पर। जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, पहले किरण मुख्य से समानांतर जाती है, फोकस से निकलती है, दूसरी किरण होती है वो सी से जाती है वक्रता केंद्र से और सी से परावर्तित हो जाती है। ये जो किरणें कभी आपस में नहीं मिलती हैं, इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब, अनंत पर बनता है। अब हमारा इसमें लास्ट पोजीशन है इसकी। अगर वस्तु F और P के बीच में रखी हो, अगर वस्तु F और P ध्रुव के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जिससे हमें पता है कि इसकी जो किरण परावर्तित होगी वो कैसी होगी, मुख्य ध्रुव पर जाती सीधी किरण और वहीं से परावर्तित हो जाती है। तो जितना एंगल यहाँ बनता है उतना एंगल यहाँ बनता है। तो इस प्रकार से ये किरण यहाँ पर निकलती है और ये जो दूसरी किरण है वो वक्रता केंद्र से निकलती है और टकराने के बाद वापस परावर्तित हो जाती है। तो ये किरणें क्या होती हैं, ये दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और आभासी होता है, वस्तु के आकार से बड़ा होता है और सीधा होता है। अवतल दर्पण में केवल एक यही प्रतिबिंब है जो कि आभासी, सीधा और दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट या वाहनों के अग्र दीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब अवतल दर्पण होता है ना, उसको टॉर्च जो लाइट होती है, सर्च लाइट होती है,
और वाहनों की जो अग्र हेडलाइट होती है ना, उसके अंदर शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब इसकी किरणें क्या होती हैं, आगे जाके फैल जाती है। इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में भी सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और जो डॉक्टर होते हैं ना, डेंटिस्ट होते हैं, वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि दांतों का साइज बड़ा दिखाई दे। और जो शेविंग करते हैं उसके लिए शेविंग दर्पण का जो उपयोग करते हैं वो भी कैसा होता है, अवतल। बाकी ये समझ टॉर्च लाइट, सर्च लाइट और वाहनों के जो हेडलाइट होते हैं उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब और उसके उपयोग। उत्तल दर्पण पर अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यह है उत्तल दर्पण और वस्तु से प्रकाश की किरणें टकरा करके आ रही है। जैसे ही आपतित किरणें दर्पण से टकराती हैं तो इस प्रकार से परावर्तित हो जाती हैं, लेकिन ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर, बिंदु के साइज का। और कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, बिंदु के साइज का बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें दूसरी कंडीशन, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं पे वस्तु रख सकते हैं। अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में वस्तु कहीं पे भी रखी हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा P और F के बीच में। कहाँ बनेगा, P और F के बीच में कहीं भी बन सकता है। जहाँ वस्तु की स्थिति होगी उसके अनुसार उसका स्थान थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। अगर हम देखते हैं इसमें पहली किरण आ रही है मस्तिष्क के समानांतर, तो फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण आ रही है वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र पर ही वापस निकलती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार जो किरण आपस में टकराएंगी तो इसका प्रतिबिंब बनता है P और F के बीच में। P और F के बीच में बनने से क्या होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है कैसा होगा, छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। ये हमने देखा उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की स्थिति, उनकी प्रकृति और उसका साइज क्या है। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चदर्शी दर्पणों के रूप में किया जाता है। मतलब जो वाहन होते हैं उसके पीछे के जो दृश्य देखने के लिए जो साइड में लगे होते हैं दर्पण, वो उत्तल दर्पणों के बने होते हैं। ये दर्पण वाहन के पार्श्वों में लगे होते हैं ताकि इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है तथा इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि बाहर की ओर वक्रित होते हैं। बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक हो जाता है और ये बहुत दूर तक का देख सकते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का मुख्य उपयोग वाहनों के पश्चदर्शी दर्पणों के रूप में किया जाता है। एक बार फिर से समझ लें इसको बेटा कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्चदर्शी दर्पणों के रूप में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि छोटा होता है लेकिन इनका दृष्टि क्षेत्र कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। क्यों, क्योंकि बाहर की ओर वक्रित होते हैं। बाहर की ओर वक्रित होने के कारण बहुत अधिक दृष्टि क्षेत्र को कवर कर लेते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। अब हम देखते हैं इनके द्वारा कार्तीय चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पणों के द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण जो परावर्तन चिन्ह परिपाटी काम में लेते हैं वो उसको बोलते हैं नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। क्या बोलते हैं उसको, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हैं, जो P होता है ना उसको मूल बिंदु मानते हैं, और दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति के द्वारा x अक्ष लिया जाता है। जैसे जिसका ध्रुव होता है ना इस वजह से, तो उसको x अक्ष से लिया जाता है। यह परिपाटी निम्न प्रकार है। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इस परिपाटी के अंदर जो बिंब होता है, वस्तु होती है, वो दर्पण चाहे उत्तल हो या फिर अवतल हो, उसके बाईं ओर ही रखा जाएगा, मतलब इस तरह रखा जाएगा। ठीक है। और ये क्या है, इसका P ध्रुव है, इसको मुख्य केंद्र मानते हैं, मूल बिंदु।
अब मुख्य अक्ष समानांतर सभी दूरियां दर्पण की ध्रुव से मापी जाती हैं। जो दर्पण के द्वारा जो दूरियां होती है ना मुख्य समानांतर, वो इस पी से नापी जाती है। पी से कितनी दूरी पर है, इस पी से कितनी दूरी पर है, या इस पी से कितनी दूरी तक है, इस पी से कितनी दूरी तक है, सब यहाँ से नापते हैं। यहाँ भी एफ कितनी है या पी कितनी है, यहाँ से एफ कितनी है, सी कितनी है, तो सब इस ध्रुव से नापा जाता है। मूल बिंदु के दाईं ओर, जो मूल बिंदु है इसके दाईं ओर एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां कैसी होती है, धनात्मक मानी जाती हैं। मतलब अगर मान लो ये उत्तल दर्पण है, इसमें ये दाईं ओर ये सारी कैसी होंगी, धनात्मक होती हैं। अगर ये है तो इसकी भी इधर वाली क्या होगी, धनात्मक। जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर, ये बाईं ओर है तो ये कैसे होगी, ऋणात्मक, और ये भी कैसा होगा, ऋणात्मक। मूल बिंदु के दूरी ऋणात्मक मानी जाती हैं। अगर मूल बिंदु से ऊपर की तरफ हो तो धनात्मक और नीचे की तरफ हो तो ऋणात्मक माना जाता है। आगे देखते हैं इसको हम। जैसे कि हम ग्राफ में लेते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं, उसके अनुसार इसकी पद्धति है सारी सेम टू सेम उसके अंदर है कि ग्राफ में जो मुख्य अक्ष होता है ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो वाई अक्ष की जो दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है, बाईं ओर दूरी ऋणात्मक होती है। एक्स अक्ष के नीचे की दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और उसके ऊपर की दूरी होती है वो धनात्मक होती है। अब हम देखते हैं दर्पण सूत्र और आवर्धन। तो देखो बेटा, गोली दर्पण में ध्रुव से बिंब की दूरी बिंब दूरी कहलाती है। मान लो कोई भी गोली दर्पण है इस प्रकार से, अगर ये ध्रुव है और ध्रुव से वस्तु इस पर कहाँ पे भी रखी होती है तो उसकी जो दूरी होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, उसको हम यू डिनोट करते हैं। अगर ये अवतल दर्पण है तो भी वस्तु कहाँ रखी होती है, बाईं ओर रखी होती है, तो भी इसमें इसकी जो दूरी होती है वो कैसे होती है, यू होती है। ठीक है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। इसका प्रतिबिंब बनेगा इस तरफ, तो एफ और पी के बीच में बनता, जहाँ भी बनता है तो उसका प्रतिबिंब, ये जो दूरी होती है वो क्या होनी है, एफ, ये बी दूरी कहलाती है, बी। और इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, इस तरफ, जिससे मुख्य समानांतर कट कर जा रही है, फोकस से निकल रही है ना, तो ये क्या हो गया, प्रतिबिंब यहाँ बन गया। तो यहाँ पे जो दूरी बनती है वाली दूरी होती है एफ पी और वस्तु के बीच में जो भी दूरी होती है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, उसको बी से डिनोट करते हैं क्योंकि प्रतिबिंब यहाँ बना है इसका। और मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। अब इन तीनों के अंदर एक संबंध बनाया गया है 1/v + 1/u = 1/f। इसको बोलते हैं हम दर्पण सूत्र। अगर बेटा आपने इसको अच्छे समझ लिया और इसके आवर्धन को, तो आप इससे संबंधित सारे न्यूमेरिकल आसान से आराम से कर सकते हैं, और इसमें न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं। तो एक दोबारा देखते हैं दर्पण सूत्र को। 1/v, 1/v मतलब 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पर v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, और 1/f, f क्या है, फोकस दूरी। इस प्रकार से ये संबंध बन जाता है दर्पण सूत्र। अब इसका देता है आवर्धन। आवर्धन में जो H+ है, आवर्धन का सूत्र है m = h'/h। आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है m = m मतलब आवर्धन, और h'/h। तो h' होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये h होता है बिंब की ऊंचाई। जो प्रतिबिंब बनता है उसकी ऊंचाई कितनी है, वो h', और जो बिंब रखा है ना, वस्तु रखी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसको h। इसको हमें इसके v और u संबंध कैसे बना रहे हैं वो देखते हैं। आवर्धन m है, इसको h'/h को = -v/u, ये जो सूत्र बन गया ये आवर्धन का दूसरा सूत्र है। एक सूत्र तो ये है आपके पास और दूसरा है ये। इन दोनों को यूज़ करके कि हमें क्या दिया गया है इसके अनुसार हम दोनों सूत्र से आवर्धन निकाल सकते हैं कि वस्तु के अंदर कितना आवर्धन हुआ है। तो हम देखते हैं आगे, इसको करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण फर्स्ट। हम एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी प्रकृति कैसी, उसका साइज कैसा, ये हमें निकालना है। और तो साइज निकालेंगे तो हमें क्या चाहिएगा, आवर्धन चाहिएगा। ठीक है, जब साइज पूछ लेते हैं तो आवर्धन चाहिए होता है। स्थिति पूछी होती है तो हमें क्या चाहिए होता है, v। क्या चाहिए होता है, v। प्रतिबिंब की स्थिति v, बिंब की स्थिति u।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें फोकस दूरी तो दी हुई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वक्र त्रिज्या कितने रखी है, 3 दे रखी है, कितने रखी है, 3 मीटर। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 2F इजिकल टू R, जो फोकस दूरी होती है वो डबल होती है R की, तो हम इसको R से निकाल सकते हैं। इजिकल टू F कितना हमारा, F तो भी निकालना है, तो R कितना है 3 मीटर, 2F इजिकल टू 3/2, तो 1.5 मीटर। तो हमने देखा है इसकी फोकस दूरी निकली 1.5 मीटर। और यदि इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पे है, बस की दूरी कितनी है 5 मीटर, तो बस क्या हो गया इसका, वस्तु होगी ना, तो वस्तु की दूरी कितनी होगी 5 मीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा इसकी U इजिकल टू 5 मीटर। अब हमें निकालनी क्या है, प्रतिबिंब की निकालनी है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, V होता है, V की हमें निकालनी है। तो ये बात इसमें दिखाई गई है। वक्रता त्रिज्या कितनी है 3 मीटर, बिंब दूरी कितनी है -5, क्योंकि इसको दर्पण की वस्तु में से कहाँ बाई तरफ रखते हैं ना, तो यहाँ वाली संख्या कैसे होती है माइनस में होती है। तो ये कितनी आ गई -5 मीटर। प्रतिबिंब की दूरी निकालने में, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हमें निकालनी है। तो फोकस दूरी निकालते पहले, तो फोकस दूरी F इजिकल टू R/2 करके इसने 1.5 मीटर ने फोकस दूरी निकाल ली। अब हम दर्पण सूत्र लगाते हैं, 1/F प्लस 1/V प्लस 1/U इजिकल टू 1/F। हमें V निकालना है, तो ये कहाँ चल जाएगा, इस तरह इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 1/F माइनस 1/U इजिकल टू 1/F। F कितना है फोकस दूरी, फोकस दूरी कैसी होगी, ये इस तरफ फोकस दूरी आ गई, उत्तल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी इस तरफ आएगी, इसलिए आ गई प्लस में 1.5। अगर ये अवतल दर्पण होता है तो फोकस दूरी होती है इसकी इस तरफ, तो जाती है माइनस में। तो यहाँ पे प्लस 1.5, फिर इसको इधर ले गए तो माइनस में 1/-5 मीटर्स की प्रतिबिंब बिंब की दूरी है। फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। अब इसको हम एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। जैसे हमने एलसीएम लेकर सोल्व किया इसको, तो इसकी वैल्यू आई एलसीएम आया 7.5, और इसको सोल्व करते हैं तो 5 + 1.5। हम इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करेंगे तो 1/V था यहाँ पर, अब रिवर्स करेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी हमें। रिवर्स मतलब उल्टा कर देंगे, ये वाला भाग ऊपर और ये वाला भाग नीचे। तो जिसको उनको ऐड करते हैं तो 6.50 और ये आता है 7.5। रिवर्स कर दिया हमने, जब उसको सोल्व किया तो उसकी प्रतिबिंब की जो दूरी है वो आई प्लस 1.15 मीटर। मतलब जो उत्तल दर्पण था उसकी प्रतिबिंब का आवरण इस तरह बनेगा, 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बनता है, इसलिए इसका आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन निकालेंगे तो H' इजिकल टू -V/U, ये फार्मूला हमने काम में लिया। तो H' में निकालना है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब, यहाँ आवर्धन के सूत्र में M आवर्धन है, H' है प्रतिबिंब की ऊंचाई, H है बिंब की ऊंचाई। तो यहाँ पे बिंब की ऊंचाई में दे नहीं रखी है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे V भी है और U भी है। तो जैसे ये फार्मूला था, V हमने निकाला है 1.15 मीटर, तो हमने ये रख दिया यहाँ पर, और U हमारा है -5 मीटर। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो इसको सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगी प्लस 0.23। तो हमारा जो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, क्योंकि प्लस में वैल्यू है तो सीधा होगा, और साइज़ में बीम से छोटा होगा। बीम की साइज़ 1 है, 1 से छोटा होता है तो 0.323 गुना छोटा होगा। और आभासी क्योंकि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब प्राप्त होगा, क्योंकि दर्पण कैसा है उत्तल। तो बेटा इस क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इन सूत्र की सहायता से, दर्पण सूत्र और आवर्धन सूत्र की सहायता हम इस प्रकार के अनेक क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, वो आप प्रैक्टिस करेंगे। और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। थैंक यू बेटा।